आपका ये मूल्यांकन का हो गया था। मूल्यांकन के मैंने सब पॉइंट्स लिखा दिए थे आपको। यस मैम। मूल्यांकन के सब पॉइंट्स हो गए थे, है ना सारे। इसके बाद में हम मैंने आपको हेडिंग लिखवा के छोड़ी थी कि आधुनिक शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन मॉडर्न एजुकेशन। लिख लिया था आपने? मैम एक बार रिपीट कर दो। Contribution of National Curriculum Framework in Modern Education। आधुनिक शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का योगदान। हो गया मैम? हेडिंग रिपीट कर। आधुनिक शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का लिख लिया? यस मैम। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे पहले पाठ्यक्रम संरचना क्या है ना, करिकुलम डिजाइनिंग क्या है। तो यहाँ पे बोला गया पाठ्यक्रम संरचना का विकास शिक्षा व्यवस्था के लिए सदैव ही महत्वपूर्ण अनिवार्य रहा है। प्रत्येक राष्ट्र की भांति भारत में भी एक ऐसे पाठ्यक्रम की परिकल्पना की है जो शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता और क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। फिर आगे इसमें दिया कि भारत में विभिन्न भाषाएं, सभ्यताएं, संस्कृतियां, धर्म, जाति एवं संप्रदाय प्राचीन काल से है। इस संदर्भ में प्रथम प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया गया। इस प्रतिवेदन में पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता एवं महत्व पर विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया और इस सुझाव के परिणाम स्वरूप 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो मतलब एक पाठ्यक्रम बना देना बस काफी नहीं होता है। उसमें उस देश की जिस देश का पाठ्यक्रम है, उस देश की जो यहाँ पे दिया, जो मैंने आपको बोला कि उसकी भाषाएं, सभ्यताएं, संस्कृति, धर्म, इन सबको नोट किया जाता है ना। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसकी डिजाइनिंग या उसकी संरचना तैयार की जाती है कि किस तरीके से फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, क्या क्या चीज इंक्लूड की जाएगी। तो एक संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, फिर आगे इसमें दिया है कि जिसमें विद्यालयों के पाठ्यक्रम की चर्चा विशेष रूप से की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस क्षेत्र में अनेक प्रयासों को निरंतरता प्रदान की। एनसीईआरटी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना का परिमार्जित रूप मतलब रिकंस्ट्रक्ट, या फिर क्या बोलना चाहिए, उसको रिफॉर्म किया गया है ना, जो थोड़ा सुधार, संशोधन जो बोलते हैं, है ना। परिमार्जित स्वरूप को विकसित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। फिर आगे इसमें दिया, अतः इसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अतः इस प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2005 से पूर्व राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 1968 तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2000 का स्वरूप प्रस्तुत किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के स्वरूप के संदर्भ में विचार विमर्श एवं इसके निर्माण की प्रक्रिया कार्य प्रारंभिक काल से ही चल रही है। मतलब अब सारी चीजें 1986 के बारे में बताया गया। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में आके ये जो संरचना के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, इसके निर्माण की ओर जो बढ़ रहे थे, ये 2005 से पहले मतलब 1968 मतलब तब से ये चला आ रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पे निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है,
ये प्रारंभिक काल से ये चला आ रहा है, ये प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मैंने आपको बता दी। अब आगे जैसे है आधुनिक शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का योगदान, तो किस तरीके से योगदान होता है इसके बारे में हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मानना था कि कोई भी पाठ्यक्रम पूर्व एवं निश्चित नहीं होता है। ठीक है, समय की धारा में परिवर्तन के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि धीरे धीरे हर चीज में परिवर्तन आता है। मैंने स्मार्ट क्लासेस के बारे में बात की थी कि धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ी, लगा कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी तो कंप्यूटर, ग्राफिक्स हो गए, फिर स्मार्ट क्लासेस आ गए, है ना, मोशन पिक्चर्स आ गए। और इस तरीके से पहले शुरू में क्या होता था, रेडियो में जिस तरह का जो प्रसारण होता था, जिसको क्या नाम से बुलाया जाता है रेडियो में एजुकेशन वाला, कुछ आता है एजुकेशन से रिलेटेड लेक्चर आते हैं। विविध भारती अब से करके आता था। विविध भारती में कोई प्रोग्राम आता है ना, विविध भारती चैनल में कोई प्रोग्राम आता है, ज्ञानवाणी और एक और कुछ ज्ञानवाणी ज्ञानवाणी कुछ ज्ञानवाणी। हाँ, ये प्रोग्राम और भी एक इस तरीके के प्रोग्राम आते हैं जिसमें बड़े बड़े शिक्षाविद जो उस विषय में जानते हैं उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। उसी तरह इसमें भी दूरदर्शन में भी आता है प्रोग्राम, है ना, ज्ञान और किस नाम से आता है, दूरदर्शन में प्रोग्राम आते हैं जिसमें अभी तो ज्ञान दर्शन। हाँ, तो इसमें अभी बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो गया, बट पहले जो आता था उसमें बहुत एजुकेशन से रिलेटेड बेसिक जानकारी, ये सारी चीजें। अब तो अब तो नया चैनल बना दिया। अब तो नया ज्ञान दर्शन डीडी वालों ने जो पूरे टाइम चलता रहता है। यस मैम, उसमें क्लासेस दी रहती है 9 की, जो भी क्लासेस है उनका लेक्चर्स ऑनलाइन चलती रहती है। तो ये चीज पहले बहुत छोटे रूप में थी और बहुत शुरू से ही चला आ रहा है ना। एजुकेशन जो ऑडियो और विजुअल जो हमारे जो मीडियम है इनके थ्रू एजुकेशन देने के लिए ये चला आ रहा। पहले आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एजुकेशन लेने के लिए सीरीज कैसेट्स होती थी। शुरू में टेप रिकॉर्डर का भी नाम आएगा, जिक्र आएगा कि टेप रिकॉर्डर के थ्रू भी एजुकेशन लिया जाता था। मतलब उसमें कैसेट्स आती थी और ऑडियो कैसेट्स, तो किसी भी विषय के बारे में चर्चा की जा रही है उससे रिलेटेड उसको सुना जाता था। धीरे धीरे चेंजेस आए, फिर स्मार्ट क्लासेस आए। स्मार्ट क्लासेस के बारे में अब जिस तरह की परिस्थिति है, कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में सब कुछ लॉक हो गया है ना, सारी चीजें लॉकडाउन हो गई। उसके अलावा क्या हुआ कि एजुकेशन, ऑफिस, तो हर चीज में एक नया सा चेंज आया। तो अब क्या हो गया है, अब सोशल मीडिया से हर कोई जुड़ा रहता है, गैजेट सबके पास है, लैपटॉप हो, आईपैड हो, जो भी चीजें हो सबके पास है, सारी चीजें सुनने और देखने की, जिससे उनको एजुकेशन मिलता रहे। तो एजुकेशन सिस्टम में जैसे कि यहाँ पे ये चीज दी गई कि हर बार चेंजेस आते रहते हैं। पाठ्यक्रम सदैव विकासात्मक प्रक्रिया में रहता है, आती रहती है और चेंजेस आते रहते हैं, और चेंजेस ऐसे होते हैं जो विकास की ओर ले जाते हैं, है ना। पहले हम क्या करते थे, प्रोजेक्टर के थ्रू आपका प्रेजेंटेशन लेते थे, है ना। फिर उसके बाद में पीपीटी आ गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गया, फिर लैंग्वेज लैब आ गया। मतलब ये सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग भी प्रोग्रेस करते गए। पहले हम प्रेजेंटेशन सिर्फ क्लास में लेते थे एक बस, उसके अलावा फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्टर मंगवाया, प्रोजेक्टर में उसकी स्लाइड्स रख के करवाया, उसके बाद में फिर पीपीटी करवाया। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको एजुकेशन देने का जो माध्यम है वो बढ़ता गया, उसमें विकास होता गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताए गए हैं कि पाठ्यक्रम संरचना जो डिजाइनिंग है, जो इसका मतलब यही है कि नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें ऐड करके उसका और विकास किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जैसी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले कुछ बिंदु, मतलब जो आधुनिक शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का जो योगदान है वो कितना है और क्या है, वो योगदान के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश। पहला पॉइंट है इसका, पहला सब हेडिंग है आधुनिक शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन मॉडर्न एजुकेशन का फर्स्ट पॉइंट है बोझ के बिना या बोझ रहित सीखने की प्रक्रिया का समावेश। नोट कर लिया? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश, इंक्लूजन ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन। इंक्लूजन ऑफ inclusion of process of learning without burden। ठीक है? यस मैम। हाँ, दूसरा है भाषाई शिक्षा का समावेश, इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। भाषाई शिक्षा का समावेश, इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। तीसरा है अनुदेशन का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन का मतलब भी निर्देशन होता है, ठीक है ना? अनुदेशन का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नोट हो गया? अगला है सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था, सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ जनरल स्कूल। सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ जनरल स्कूल। फिर है धर्मनिरपेक्षता का समावेश, इंक्लूजन ऑफ सेक्युलरिज्म। हाँ, इंक्लूजन ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का समावेश। फिर है एकता, नहीं एक सेकेंड, राष्ट्रीय एकता का समावेश, इंक्लूजन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इंक्लूजन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का समावेश। इसके बाद में है रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश, इंक्लूजन ऑफ इंटरेस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश, inclusion of इंटरेस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश। कितने पॉइंट हो गए? मैम 7 पॉइंट हो गए। फिर लिखो शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश, शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश। इंक्लूजन ऑफ टीचर्स एम्पावरमेंट, फिर है अभिभावकों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स। अभिभावकों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स।
तो लो, फिर मैं बता दूंगी इसमें से कितना करना है ना। पूर्व कार्यक्रमों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ प्री प्रोग्राम्स, पूर्व कार्यक्रमों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ प्री प्रोग्राम्स, ठीक है। यस मैम। फिर इसके बाद में कक्षा कक्ष व्यवस्था पर विचार, व्यूज ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा कक्ष व्यवस्था पर विचार, व्यूज ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट। वित्तीय एवं मानवीय स्रोतों पर विचार, स्रोतों बोलते हैं या स्रोत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। वित्तीय एवं मानवीय, हाँ बोलो। दोनों ही बोलते हैं। वित्तीय एवं मानवीय स्रोतों पर विचार, व्यूज ऑन फाइनेंशियल एंड ह्यूमन सोर्सेस। एक लास्ट और लिख लो। एक बार और रिपीट कर दीजिए ये, व्यूज ऑन फाइनेंस। व्यूज ऑन फाइनेंशियल एंड ह्यूमन सोर्सेस। मानवीय मूल्यों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। मैं इसके बारे में, मानवीय मूल्यों का समावेश, ह्यूमन वैल्यूज। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश, है ना। तो इसमें जैसे दिया है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना में प्रमुख रूप से इस प्रक्रिया पर विचार किया गया जिसमें छात्र अध्ययन कार्य को बोझ न समझे, छात्र अध्ययन प्रक्रिया के प्रति उदासीन ना हो, रुचि प्रदर्शित करें। इसके लिए पाठ्यक्रम में प्रत्येक स्तर के को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक, सबको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं को निर्धारित किया गया, जिसमें कि छात्र इस प्रकार के बोझ से दूर रहे। मतलब जैसे कि अभी आप ट्रेनिंग के लिए, जैसे थर्ड सेम में आप स्कूल्स में जाएंगे, है ना। आप अगर थर्ड सेम में स्कूल में जाएंगे टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए, तो आप देखेंगे वहाँ पे कि अब इस तरह का पैटर्न हो गया कि स्कूल में एक सब्जेक्ट पे मतलब 2 घंटे या 3 घंटे की क्लास लगती, मतलब बच्चे सिर्फ 2 ही विषय लेकर आते हैं। इस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है। किसी को ये चीज पता है? यस मैम। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज फॉलो की जा रही है। सीबीएसई ने गाइडलाइन भी दिया था कि जो प्राइमरी वाले या प्री प्राइमरी वाले जो बच्चे हैं उनको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो सीनियर सेकेंडरी वाले हैं या सेकेंडरी एजुकेशन वाले हैं उनकी बैग का वेट डिसाइड किया था सीबीएसई ने कि इससे ज्यादा बैग वेट नहीं होना चाहिए। और ये चीज गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत ज्यादा सीरियसली फॉलो की ये चीजें। तो उनको सिर्फ 2 क्लास लगती थी। जब मैं अभी बीच में 1 साल पहले जब टीचिंग के लिए जा रही थी ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना। अभी भी हम ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हैं, बट अब उतना खुल के हम लोग एक क्लास में जाके नहीं देख पाते हैं। बट पहले जिस तरह का होता था कि हम लोग पूरे टाइम मतलब वहाँ पे रहते थे, तो उस समय ये चीज़ थी कि स्कूल में 2 विषय बस पढ़ाए जाते थे पूरी क्लास, प्राइमरी सेक्शन की बात करते थे बच्चों को और मिडिल की, है ना। तो वहाँ पे पूरे टाइम उनको बस 2 ही विषय पढ़ाए जाते थे, एक दिन करके। अल्टरनेटिव डेज में उनको किताबें लानी, विषय के हिसाब से किताबें लानी, तो उनका बोझ भी कम रहता था। तो वो लोग थोड़ा सा, और उन्हें समझ में आता था कि आज हम यही बस पढ़ेंगे, तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता था। और उसके अलावा उनको मिड डे मील मिलता था, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते थे। तो
ज्यादातर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हैं, मोस्ट ऑफ द, मतलब ऐसा बहुत ही कम होगा कोई ऐसे प्राइवेट स्कूल में, पर ज्यादातर बच्चे हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोग भी आगे जाके गवर्नमेंट स्कूल से ही मिलेंगे पढ़ाने के लिए ना, तो वहाँ ये सब चीजें जल्दी फॉलो की जाती है, गवर्नमेंट की जो भी रूल्स आते हैं। तो यहाँ पे ये चीज दी गई है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ बताया गया है कि समस्त पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं को निर्धारित किया गया है, मतलब हर चीज पाठ्यक्रम संबंधी जो भी क्रियाएं हैं, जैसे आज स्पोर्ट्स होना है, आज स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल्स में बाल सभाएं होती हैं, एक दिन उनको फिजिकली या एक्टिव किसी भी तरह की एक्टिविटी के थ्रू उनको एक्टिव रखने के लिए उस तरह की चीज कराई जाए, एक दिन पर्टिकुलर बिना बुक्स के पूरा पढ़ाया जाए, इस तरीके का सिस्टम है। तो ये सब चीजें फॉलो की जाती है। तो ये नया जो संशोधन हुआ है, या फिर जो राष्ट्रीय शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना है, डिजाइनिंग की गई है, उसमें इन सारी चीजों का बहुत योगदान रहा है। एक पहला हो गया बोझ के बिना सिखाने की जो प्रक्रिया है। अब दूसरा है कि भाषाई शिक्षा का समावेश, इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। तो इसमें जैसे भाषाई शिक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम में समन्वित स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा एवं विदेशी भाषाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार और उनके महत्व के अनुसार उनको स्थान दिया गया है कि कहाँ किसकी ज्यादा आवश्यकता है, किस तरह का की आवश्यकता किस जगह पे है, उसको उस चीज को ध्यान में रखते हुए दिया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम पंजाब से अपना स्कूलिंग करते हैं, एक विषय होता है ना, गुरमुखी भी पढ़ाया जाता है, एक पंजाबी 10th तक कंपलसरी होता है पंजाबी। हाँ, महाराष्ट्र में जैसे महाराष्ट्र में मराठी है ना, इस तरीके से हर जगह के हिसाब से वहाँ का एक लैंग्वेज मदर टंग जो होता, मातृभाषा, उसको उसमें इंक्लूड किया जाता है। मैम नवोदय स्कूल्स में 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, क्या क्या? एक तो मैम हिंदी, एक इंग्लिश और एक कोई भी थर्ड रीजनल लैंग्वेज, जैसे यहाँ जबलपुर में कन्नड़ है। हाँ, तो जबलपुर में, हाँ, और कन्नड़ है। हर स्टेट का अलग है, जैसे बाकी स्टेट्स के लिए उनका रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश प्लस हिंदी रहेगा। हाँ। और जो हम हिंदी वाले स्टेट हैं उनके लिए हिंदी इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। हाँ। और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज मिलेगी, चाहे वो कन्नड़ मिले, पंजाबी मिले, उड़िया मिले, अलग अलग मिलता है मैम। गुड, हाँ, ये चीज है, ये चीज देखा है। और इस तरीके से यही चीज बताया गया कि यहाँ पे मतलब हर किसी के हिसाब से जिस तरह का पाठ्यक्रम होगा उसके हिसाब से उस भाषा को यहाँ पे उसका, जैसे कि यहाँ पे समावेश दिया है, भाषाई शिक्षा का समावेश, मतलब इसको प्राथमिकता दी गई है, अनिवार्य रूप से इसमें शामिल किया गया है, कंपल्शन के साथ भाषा के ज्ञान को। ठीक है। उसी तरह पे अनुदेशन का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अनुदेशन का माध्यम भारतीय पाठ्यक्रम में एक विवाद का विषय है। इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में मातृभाषा को अनुदेशन माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। विद्यालय में प्रवेश के 2 वर्ष तक अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, जिससे छात्र को प्रारंभिक अध्ययन के प्रति रुचि हो। मतलब कि शुरू में वो लैंग्वेजेस, अदर लैंग्वेजेस या अदर कंट्रीज की लैंग्वेजेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है ना, आपने देखा होगा। हिंदी और इंग्लिश रहता है शुरू में, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश, जिसमें आपको सिखाया जाता है सारी चीज़ें, है ना। अदर लैंग्वेजेस धीरे धीरे जब क्लास बढ़ती, बड़ी क्लास में जाते जाते उसके साथ आपको ऑप्शनल आती जाती है। ठीक है। और अनुदेशन का माध्यम मतलब इंस्ट्रक्शन का माध्यम हिंदी और इंग्लिश, मतलब बेसिक भाषाएं ही रखी जाती है। इसके अलावा सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ जनरल स्कूल्स। तो इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि एक नियम, एक रूप तथा एक व्यवस्था पर आधारित हो। विद्यालय का समान स्वरूप ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों को उचित माध्यम के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। अतः इस कार्यक्रम में विद्यालयों की समानता पर विशेष बल दिया जाए। मतलब एक ये चीज भी परिवर्तन, उसके डिजाइनिंग में एक ये चीज भी रखी गई कि सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था, मतलब विद्यालय एक से होने चाहिए, ना कोई बहुत एक्सपेंसिव, ना कोई बहुत ही रीजनेबल, इस तरीके के नहीं, बहुत नॉर्मल
विद्यालय होने चाहिए और सबकी एक से विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। ये एक से विद्यालय होने से सारी चीज़ें इक्वली सबको एजुकेशन मिलेगा, है ना। तो ये इसके लिए सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था पर जोर दिया गया और इसको डिजाइनिंग में एक क्या बोलना प्रपोजल के रूप में ऐड किया। ठीक है, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, सर भी घूम रहे हैं यहाँ पे, है ना। टाइम हो गया है, अब मैं आपको कल इसको कंटिन्यू करती हूँ आगे। इसके बाद में अगली हेडिंग आपको ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के जो एम्स है, इसके जो एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है या एम्स है, वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा तो ये जो करिकुलम डिजाइनिंग है ये जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। गुड डे। थैंक यू मैम।